भाई गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हो बेटा? जोरदार आवाज आ गई, जोरदार। ठीक है, चलो। कल हमने ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये किसका है? ये है थोरेसिक कैविटी का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? हाँ, वक्षीय गुहा का डायग्राम है। और मैंने आपको ये बोला था मेरे लाडलो, क्या बोला था? क्या बोला था? कि अगर थोरेसिक कैविटी, वक्षीय गुहा का वॉल्यूम, आयतन इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो जो लंग्स है, फेफड़े, उनका वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम, आयतन कम होगा, तो लंग्स यानी फेफड़ों का वॉल्यूम, आयतन भी क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे फेफड़ों में संकुचन, शिथिलन, अगर हम बात करें, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? वक्षीय गुहा या थोरेसिक कैविटी पे डिपेंड करता है। ये लाइन लिख लो, लिखो। लिख ली थी कल? चलो ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड बात करते हैं एक नए डायग्राम की। ठीक। अब आप घबराना नहीं है कि हमारे एनसीईआरटी माता ने तो डायग्राम एक ही दे रखा है, सर ने तीन चार तो बना दिए, ये चौथा और बनाने जा रहे हैं। पागल हो गया मास्टर? नहीं, आपके लिए काम की चीजें हैं। सरस्वती माँ को प्रणाम करो। ठीक है, चलो। डायग्राम की बात कर ही लेते हैं, जब बनाने बैठ ही गए हैं तो। ये हमारी विंड पाइप है, श्वास नाल है। इसका फर्स्ट डिवाइडेशन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। ठीक है। इसे हमने कहा था क्या? ब्रोंकाई। बोला था ना, श्वसनी। ठीक है। प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, ऐसे चलता रहता है। आ रही बात समझ में? चलो, फिर यहाँ पे हमारे ये हो गए। क्या हो गए भाई? फेफड़े हो गए क्या? यहाँ पे देखना, यहाँ से एक और लेयर जो है इसके ऊपर होती है। ठीक है। ठीक। अच्छा, इनको लेबलिंग, लेबलिंग मतलब इनका नाम लिखना जरूरी है ना? लिखा चुका हूं मैं, बता चुका हूं। यहाँ पे जो जरूरी है वो मैं लिखूंगा, वो आपको बताऊंगा। चलिए, यहाँ पे बात करते हैं। तो ये जो है, ये होती है हमारी क्या? विसरल, विसरल प्लूरा। क्या होती है? विसरल प्लूरा। ठीक है। इसके बाहर वाली पेराइटल, पेराइटल प्लूरा। ठीक है। अंदर है व्हाइट वाली जो दिख रही है वो आपको विसरल प्लूरा, और इससे ऊपर जो है वो है पेराइटल प्लूरा। दोनों का नाम यही है। ठीक। ये वाली, इन दोनों के अंदर ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये होती है प्लूरा कैविटी या प्लूरा गुहा। ठीक है। इसे प्लूरा गुहा या प्लूरा कैविटी आप कहोगे। ठीक है। ये क्या हो गया? एक दोहरा आवरण हो गया। क्या हो गया? उसको कहाँ लिखें, जगह नहीं है। जी। ये क्या है? फेफड़े का दोहरा आवरण। ठीक है। इसे फुफ्फुसी आवरण भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इसे फुफ्फुसीय आवरण भी कह दिया जाता है। ठीक है। इनके बीच में क्या है? प्लूरा गुहा या प्लूरा कैविटी। इसके बारे में लिखेंगे तो क्या लिखें?
किसके बीच में है ये? हाँ, ये है पेराइटल तथा विसरल प्लूरा के बीच का अवकाश। के बीच का अवकाश क्या है? प्लूरा, गुहा। मतलब स्पेस बिटवीन पेराइटल एंड विसरल प्लूरा। ठीक है, इस कॉल्ड प्लूरा केविटी या प्लूरा गुहा। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें आगे एक पॉइंट और हम नोट करेंगे। मैं शांति प्रिय हूं। डंडा। अगला, इसमें इसमें प्लूरा द्रव्य भरा होता है। ठीक है, क्या भरा रहता है? प्लूरा द्रव्य भरा रहता है। ठीक है, भर देते हैं अपन भी। ये क्या लिखेंगे इसे? प्लूरा द्रव्य। अच्छा, ये क्या काम करेगा? हम्म ये क्या काम करेगा? जब संकुचन और शिथिलन होता है, मतलब कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में? विसरल और पेराइटल जो प्लूरा है, इसके बीच में फ्रिक्शन को क्या करता है? रिड्यूस करता है, मतलब घर्षण को कम करता है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम? बोलो क्या लिखूं? यह है घर्षण को कम करता। ये घर्षण को कौन? प्लूरा फ्लूइड या प्लूरा द्रव्य किन के बीच में कम करता है घर्षण को? ठीक है, विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा दोनों क्या है? फुफ्फुसीय आवरण। हम कह सकते हैं जो लंग्स है उसका कवरिंग है। ये डबल लेयर होता है ना, दोहरी परत है। और इसके बीच का जो खाली जगह आपको दिख रहा है उसको हमने क्या लिखा? प्लूरा कैविटी। ये पेराइटल तथा विसरल प्लूरा के बीच का अवकाश, बीच का स्थान होती है। इसमें क्या भरा रहता है और उसका काम क्या है? घर्षण को कम करना। बोलो, आ रही बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे ये जो इधर है वो चीजें करो, नोट करो।
चलेंगे आगे। बोतल चाहिए तेरे को? चले आगे। चलिए अब हम बात करते हैं कूपिका की संरचना। कूपिका की संरचना, कूपिका की संरचना, किसकी संरचना? कूपिका की संरचना। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई, कूपिका की संरचना। क्या होती है कूपिका? हाँ, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है। अच्छा, ये काम क्या करती है? यहाँ पे क्या होता है? सबसे ज्यादा गैसों का विनिमय होता है साहब कूपिका में, गोलाकार डोलाकार होती है। ठीक है ना? तो देखो हम बना देते हैं। कूपिका की संरचना बनाने जब बैठ गए तो बना देते हैं। कौन है? कौन से? बोलो। बोलते नहीं हो। ये अंदर क्या है? ये है कूपिका गुहा, कूपिका गुहा, एल्वोलाई कैविटी। ठीक है। अंदर क्या आ रही है? एयर। क्या आ रही है? एयर, जिसमें क्या है? ऑक्सीजन है, सीधी सी बात है। ठीक। ठीक। ये है कूपिका कैसिका। क्या है? कूपिका कैसिका, एल्वोलाई कैपिलरी। ठीक है ना? एल्वोलाई कैपिलरी, कूपिका कैसिका। ठीक है। वैसे इसको हम रक्त वाहिका भी कह सकते हैं, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिका भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक। इसके अंदर कौन है? तो इसके अंदर सर हमारी आरबीसी है। कौन है? इसके अंदर सर आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, आरबीसी है। ठीक है सर। और क्या करते हैं इसमें? और चलो, ये जो है बीच वाला, इन दोनों के बीच में देख रहे हो खाली स्पेस, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कहेंगे आधारीय झिल्ली, आधारी झिल्ली, बेसिक मेम्ब्रेन, बेसिक मेम्ब्रेन, आधारी झिल्ली। ठीक है। और इसके अंदर, इसके अंदर ये जो ब्लू वाला मैं डॉट डॉट बना रहा हूं, ये होता है आधारी पदार्थ। क्या होता है? ये होता है आधारी पदार्थ, आधारी पदार्थ या बेसिक सब्सटेंस, आधारी पदार्थ या बेसिक सब्सटेंस। ठीक है। चलिए, ये जो है, ये है
जो रेड रेड हमने बनाई है अंदर, ये वाली, ये है कूपी का भित्ति की उपकला। कूपी का भित्ति की उपकला, एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई वॉल। ठीक है, कूपी का भित्ति की उपकला, एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई वॉल। ये जो है, ये जो रक्त केशिका है, रक्त केशिका की भित्ति की उपकला हम लिख सकते हैं, रक्त केशिका भित्ति की उपकला, एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज वॉल, रक्त केशिका भित्ति की उपकला। अब देखो आपको क्या क्या दिख रहा है। एक तो ये दिख रहा है साहब, ठीक, एक हमें दिख रहा है ये, दो, एक हमें क्या दिख रहा है, ये वाला। तीन लेयर है, इन तीन लेयर को जो हमारी गैस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, क्रॉस करती है, पार करती है। जैसे यहां से ऑक्सीजन आ रही है तो ऑक्सीजन आएगी और सबसे पहले किसको क्रॉस करेगी, कूपिका भित्ति की उपकला को। किस में जाएगी, आधारीय झिल्ली, आधारीय पदार्थ, फिर इसको क्रॉस करके किसको क्रॉस करेगी, रक्त केशिका भित्ति की उपकला को, और फाइनली ये ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी, यहाँ हमारी कूपिका केशिका या रक्तवाहिका में, जिसको आरबीसी ग्रहण कर लेगी, जिसके अंदर कौन है, हीमोग्लोबिन है, जो केवल इससे बंद बनाएगा। एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन परमाणु जुड़ते हैं, तुरंत कैच कर ले। इधर क्या है, इधर यहां से क्या निकली, यहां से निकली सर CO2। CO2 सबसे पहले किसको क्रॉस करेगी, रक्त केशिका भित्ति की उपकला को, फिर किसको क्रॉस करेगी, आधारी झिल्ली, आधारी पदार्थ को, फिर किसको क्रॉस करेगी, कूपिका भित्ति की उपकला को। ये यहां से बाहर चली गई। ये तो है गैसीय विनिमय, यही तो है गैसीय विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यही तो है। कहां हो रहा है, कूपिका भित्ति की उपकला से, कूपिका भित्ति की उपकला से। इसकी जो मोटाई है ना, वो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। इसकी जो ये मोटाई है ना, ये 1 मिलीमीटर से भी क्या होती है, कम होती है। तो अगर मैं एक चीज लिखूं, मैं क्या लिखूं, अच्छा, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, इन तीनों को मिला के एक नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं विसरण झिल्ली। क्या कहते हैं, विसरण झिल्ली। याद रखोगे, याद तो रखना, लेकिन किसी को बताओगे, हाँ बतानी है, ये मत समझना किसी को बताना नहीं है, बताना है कि ये क्या, तीनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, विसरल, विसरण, विसरण, सॉरी, 1 मिनट अभी बताते हैं आपको। विसरण, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या विसरण झिल्ली। इन तीनों को, कौन कौन है इसमें, इनको क्या कहोगे, विसरण झिल्ली कहोगे। अभी आपने क्या पूछा, CO2 का निर्माण हमने सबसे पहले वाली क्लास, जिस दिन हमारी पहली क्लास लगी थी, याद करो, कोशिका बनाई थी हमने, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया था, तोड़ा था, तोड़ने से CO2, जल और ATP। वो CO2 कहाँ आती है, हमारे ऑर्गन्स के पास रहती है, जिसे हम पढ़ते हैं रक्त परिसंचरण में अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड की बात करते हैं। ठीक है, तो वो इन आरबीसी रक्त से निकल के फिर यूं बाहर आती है। मतलब एक्सचेंज ऐसे होता है, गैसीय विनिमय ऐसे होता है। ठीक है,
तो ये विसरण झिल्ली, और ये विसरण झिल्ली जो है अगर बात करें तो इसकी मोटाई 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। तो हम एक यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं, गैसों के विनिमय की दर व्युत्क्रमानुपाती विसरण झिल्ली की मोटाई के। बोलो, लिख सकते हैं क्या या कोई प्रॉब्लम? ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं साहब कि गैसों के विनिमय की दर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है विसरण झिल्ली की मोटाई के। जितनी ज्यादा इसकी मोटाई होगी गैसों का विनिमय उतना ही कम होगा। ये मोटाई क्या, मोटाई जितनी कम होगी विसरण गैसों का विनिमय ज्यादा होगा। वापस से सुनो, गड़बड़ हो रही है। तेरे को समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि इस विसरण झिल्ली की अगर मोटाई, थिकनेस की बात कर रहा हूं, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, विसरण झिल्ली की अगर मोटाई ज्यादा होगी तो गैसीय विनिमय की दर कम होगी। आ रही बात समझ में? अगर इस रेट को ज्यादा करना है, बढ़ाना है, तो हमें विसरण झिल्ली की मोटाई को कम करना होगा। आया समझ? हाँ, हाँ, वो अपने आप ही नेचुरल भगवान ने जैसी चलता रहता है। हाँ, हमें जो है नशा वगैरह, स्मोकिंग वगैरह, ये धूम्रपान करके इन फेफड़ों के साथ खिलवाड़ करते हैं बेचारों के साथ, वो अलग चीज है। तो ये गड़बड़ हो जाती है फिर। ये जो विसरण झिल्ली है ना, ये काम करना बंद कर देती है। ध्यान रखोगे ना? नोट करो इसको। ये है कूपिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई। कल टेस्ट है ना ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा का मिक्स में। ये चीजें दिमाग में छपनी चाहिए और दिल में उतरनी चाहिए। ऋतिक,
कॉपियां पोथियां भरते भरते तो 10 साल हो गए, और हर बार किसी ना किसी त्योहार की सफाई के बहाने इनको घर में मम्मी कट्टे में डाल देती है, और तुम लोग आइसक्रीम वाले को बेच देते हो। ये ध्यान रखना ना फॉर्मूला, ठीक है। ये स्टेटमेंट में आ सकता है, ट्रू या फॉल्स में आपसे पूछा जा सकता है। हाँ तो ध्यान रखें, इसलिए मैंने यहाँ आपके सामने चिपका दिया इसको। आगे देखो, एक होता है अंतरा फुफुसीय दाब, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ये ज्यादा होता है किससे? अंतरा प्लूरा दाब से। इंट्रा प्लूरा प्रेशर मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज ग्रेटर देन इंट्रा प्लूरा प्रेशर, ठीक है। ये होता है 760 mmHg, और ये होता है 756 mmHg, ठीक है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, मिलीमीटर HG इसका जो मरकरी वाला पारा, ठीक है। अब इसमें हम किसकी बात करेंगे? अब हम कह रहे हैं, अगली हेडिंग लगाएंगे अंतःश्वसन। क्या लगाएंगे? अंतःश्वसन। दो क्रिया होती है ना श्वसन की, अंत और निश्वसन, इंस्पायरेशन, ठीक है। अंतःश्वसन मीन इंस्पायरेशन। तो मैंने आपको बताया है लाडलो, जब हमारी वक्षीय गुहा, क्या वक्षीय गुहा का आयतन, वक्षीय गुहा का आयतन क्या होगा? बढ़ता है, बढ़ता है, तो हमारे फेफड़ों का आयतन भी, फेफड़ों का आयतन, आयतन भी बढ़ता है, ठीक है। वक्षीय गुहा का आयतन, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, अगर इंक्रीज हो रहा है तो लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, ये हमने कल पढ़ा। जब ये क्रिया होगी, वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ेगा, फेफड़े का आयतन बढ़ेगा, तो अब हमें अंतःश्वसन की जो एयर है, ऑक्सीजन रिच एयर, मतलब वो हवा जो ऑक्सीजन से भरी पूरी है, वो अब कहाँ आएगी? अंदर आएगी। तो इसमें क्या होता है कि हमारे फेफड़ों का प्रेशर या दाब वायुमंडलीय दाब से, वायुमंडलीय
दाब से क्या होता है, कम होता है। जो फेफड़े हैं, जो लंग्स है, उनका जो प्रेशर है वो कम होगा किसकी तुलना में, एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब की तुलना में क्या होगा, कम होता है। तो अब आपने पढ़ा है डिफ्यूजन विसरण में क्या होता है, अधिक से कम की ओर, पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण में। तो वायुमंडलीय दाब ज्यादा कहाँ है, बाहर है। अंदर जो वायु का दाब वो क्या है, कम है फेफड़ों में, तो बाहर से कहाँ आएगी, अंदर आएगी। तो ऑक्सीजन से पूरित वायु, ऑक्सीजन से पूरित वायु फेफड़ों में, फेफड़ों में प्रवेश करेगी, फेफड़ों में प्रवेश करेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, अंतःश्वसन या इंस्पायरेशन कहा जाएगा। कि ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंटर्स टू लंग्स। ठीक है, तो हमारे फेफड़ों का जो दाब अगर अंदर कम होगा किससे, वायुमंडलीय दाब से, तो ऑक्सीजन से भरी पूरी जो वायु है वो कहां प्रवेश करेगी, फेफड़ों में प्रवेश करेगी। आ रही बात समझ में। जब फेफड़ों में प्रवेश करेगी तो आपको पता ही है, हम जब अंदर सांस लेते हैं, सांस लो अंदर, जब अंदर सांस लिया हमने, तो हमारे जो डायफ्राम है वो, उसकी वजह से हमारे स्टर्नम और हमारी पसलियां ऊपर की ओर उठती है। बोलो, जब हमारा फेफड़ा क्या होगा, संकुचित होता है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लंग्स, अगर ये जो प्रोसेस हो रहा, प्रक्रिया हो रही है, उस समय हमारी उरोस्थ यानी स्टर्नम बोन हड्डी और हमारी रिब्स पसलियां ऊपर की ओर आती है। प्रैक्टिकल अभी करके देखा, ऊपर की ओर, मतलब तो हमारे थोरेसिक जो कैविटी है, चेस्ट जो है, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, आयतन बढ़ गया। ठीक है ना। जब हम डिफेंस में, आर्मी नेवी एयरफोर्स जब जाते हैं, मेडिकल होता है, उस समय होता है अपने चेस्ट का मेजरमेंट होता है, तो उसमें वो कहते हैं सांस ले, फिर वो इस मेजरमेंट माप करते हैं। ठीक है, तो उस समय अंतःश्वसन, तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान पसलियां यानी रिब्स और उरोस्ती यानी स्टर्नम ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर उठती है। ये है हमारा इंस्पायरेशन, अंतःश्वसन। क्या है, अंतःश्वसन है। क्या है ये, अंतःश्वसन है। नोट करो, नोट करो। पेरेंट्स गाते हैं भाई, गाना गाते हैं। मैंने क्या गाया, पेरेंट्स गाते हैं, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, है ना। इसलिए कि वो बड़ा होके मेरा क्या करेगा, नाम करेगा। इसलिए सब नाम करो भाई, सब चंदा हो, सब सूरज हो। ये जो पीछे जो जितने भी डायग्राम बनाए ना, एनसीईआरटी जो हमारी माता है, उन्होंने एक ही डायग्राम में पूरा समझा रखा है। ठीक है, तो
मैं तो ये, कभी आप मुंह से नहीं कहोगे तो क्या हुआ, कभी किसी कंपटीशन में एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाएगा और आपको समझ में आया हुआ था ये 3-4 डायग्राम से, और वो क्वेश्चन आपने उसका सॉल्यूशन कर दोगे, तो आप, आत्मा तो कहेगी कि एक मास्टर मिला था ऐसा, तो थोड़ा सा डीपली ले गया था हमें, हैं? बोलो। हाँ, तो घबराना नहीं, डायग्राम देख के आपके लिए बनाए हैं। चलें क्या, मोहित? चले, चलो। ये हो गया हमारा इंस्पायरेशन, अंत्य श्वसन। अब बात करेंगे निश्वसन, एक्सपायरेशन की। किसकी बात करेंगे? अब हम अगली बात करने जा रहे हैं निश्वसन, निश्वसन, एक्सपायरेशन। अभी जो पढ़ा उसका जस्ट उल्टा। अभी जो पढ़ा इंस्पायरेशन में, जो हमने पढ़ा उसका जस्ट उल्टा क्या हो गया? एक्सपायरेशन। अब क्या होगा? कहाँ फूलेंगे? फेफड़े तो फूल गए ना पीछे। हाँ, तो फिर फेफड़े कैसे फूलेंगे? फेफड़े क्या हो रहे हैं? शीतलन में आ रहे हैं, रिलैक्सेशन मोड पे आ रहे हैं हमारे लंग्स। तो जो वक्षीय गुहा है उसका आयतन कम होगा, उसका आयतन कम होगा तो फेफड़ों का आयतन भी कम होगा। ठीक है, ये बात तो दिमाग में बैठ गई होगी अब। अब जब वहां हमने पीछे पढ़ा कि साहब फेफड़ों का जो वायु का दाब है शरीर में वो कम होता है और उधर ज्यादा होता है। अब इसमें एक्सपायरेशन है, निश्वसन में उल्टा हो जाएगा। फेफड़ों में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरी पूरित वायु या हवा है वो कहाँ? फेफड़ों से वातावरण में प्रवेश करेगी, बाहर आएगी। लिख सकते हो ना ये? छाप दो, हेडिंग लगाओ, निश्वसन, एक्सपायरेशन दो। इसमें थोरेसिक जो कैविटी है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसी रीजन से जो लंग्स है उसका वॉल्यूम भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, अंदर घटना क्या घट गई कि जो लंग्स में जो एयर है उसका प्रेशर बढ़ गया, ज़्यादा हो गया एटमॉस्फेयर जो एयर है उसके प्रेशर से। हो गया? जस्ट उल्टा तो लिखना उसका, उल्टा कर दो बस। देखो कब ये, हाँ, ये कर दो, इसमें एरो नीचे हो जाएगा। ठीक है, और ये जो फेफड़ों का जो दाब है, प्रेशर ऑफ लंग्स ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के दाब से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की जगह क्या होगा? CO2 से पूरी, यानी CO2 रिच एयर जो है वो लंग्स से कहाँ? एटमॉस्फेयर में, बाहरी वातावरण में प्रवेश करेगी, निकलेगी। जस्ट इसका उल्टा कर दो, और रिब्स एंड स्टर्नम क्या हो जाएगी? नीचे बैठ जाएगी वापस जहां थी, उछल कूद बंद कर देगी मतलब। ऐसे याद रखना है इनको। ए, अपन डिस्टर्ब करते हैं? कौन?
अरे हम तो पूरे दिन डिस्टर्ब करते हैं इनको, तभी तो कहता हूँ कम खाया करो, तभी तो कहता हूँ कम खाया करो। जितना ज़्यादा खाओगे उपापचय क्रियाएं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन ज़्यादा होगी, और अंदर इन जो मोटर पार्ट्स है इनको चलना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। कम खाओ, मस्त रहो। हो गया नहीं शोषण, एक्सपायरेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो कुछ दो पॉइंट्स है, उनकी बात कर लेते हैं। पहला तो एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 12 से 16 बार श्वसन क्रिया करता है, श्वसन क्रिया करता है। स्वस्थ व्यक्ति कहा गया है, उसको क्या कहा गया है? स्वस्थ व्यक्ति, जो 1 मिनट में 12 से 16 बार क्या करेगा? ब्रीथिंग करेगा। ऑन ए एवरेज, ऑन ए एवरेज ए हेल्थी ह्यूमन द ब्रीथ इज 12 to 16 पर मिनट। ठीक है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 12 से 16 बार क्या करता है? ये करता है। घर पे जाके 1 मिनट टाइमर लगाना और श्वसन क्रिया करना आराम से, जैसे करते हो, देखना कितनी बार होता है। ठीक है, 12 से 16 के बीच में आ रहा है तो स्वस्थ हो। ठीक है, और वायु के आयतन, के आयतन का मापन, वायु के आयतन का मापन स्पायरोमीटर, कौन सा मीटर? स्पायरोमीटर, बोलो तो कौन सा मीटर? हाँ, स्पायरोमीटर के द्वारा, स्पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है, स्पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है। A volume of air is measured by spirometer। ठीक है, ये पॉइंट लिखो। इसी के साथ आज की क्लास कक्षा हम यहीं क्या करेंगे? हाँ, कल यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप जैसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट का। कोई सूरज है, कोई चंदा है, कोई तारा है,